नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको वापस से जीसीएस में। और जीसीएस में आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक एनालिसिस के बारे में। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से स्टैटिक एनालिसिस की जाती है। इससे पहले आपने, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टैटिक एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस क्या होता है, मैंने पिछली वीडियोस में जब मैंने ओवरव्यू दिया था उससे मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही आराम से, इत्मीनान से मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझाया था। अब इनके बारे में प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि अब स्टैटिक एनालिसिस अगर हमें करना हो तो किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा वो प्लीज़ पिछली वीडियो देख ले, ताकि आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ जाए और आप उससे समझ पाएँ। अगर मैं एक फिर भी थोड़ा सा आपको बताऊँ कि स्टैटिक प्रोग्राम एनालिसिस क्या होता है, तो कोई भी प्रोग्राम जो कि मलिशियस प्रोग्राम हो सकता है, जब उसे बिना उसे एग्जीक्यूट किए उस प्रोग्राम को जब हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक एनालिसिस या स्टैटिक प्रोग्राम एनालिसिस हम लोग, या स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस हम लोग कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग बेसिकली उस मालवेयर को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो जब हम किसी को बिना एग्जीक्यूट किए उसके ऊपर कोड एनालिसिस करते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो उसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं इन स्टैटिक कोड एनालिसिस या फिर स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस। वो हम लोग यहाँ पर करने वाले, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से स्टैटिक मालवेयर एनालिसिस किया जाता है। कुछ हमारे पास टूल्स वगैरह आते हैं, लाइक हमारे पास हैश माई फाइल्स हैं। तो हर एक फ़ाइल का क्या होता है कि जो सिग्नेचर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि इसका सिग्नेचर अलग है, इसका सिग्नेचर इससे अलग है। फ़ाइल दोनों की दोनों आपको काफ़ी तक सेम दिखाई दे रही होगी, बट हर एक फ़ाइल जब नई क्रिएट की जाती है उसमें उसको बनाया जाता है तो उसके जो सिग्नेचर होते हैं, लाइक ये हमेशा डिफरेंस रहेंगे। इसके में आपको MD5 SHA-1, SHA-256, SHA-384 और भी जितने भी टाइप्स ऑफ सिग्नेचर्स हैं वो सभी के सभी डिफरेंस रहते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये भी एक सवाल जहाँ पे आता है कि ये आखिर क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मान के चलो Facebook.com ने आज कोई एप्लीकेशन बनाया। अब उस एप्लीकेशन में और जो कॉपी किया हुआ एप्लीकेशन है उसमें आप डिफरेंस कैसे पता लगाओगे, एक एविडेंस कैसे दोगे। अगर कोई एविडेंस है तो आप कैसे पता लगाओगे कि ओरिजिनल कौन सा है और उसका कॉपी कौन सा है। उस तरीके से ये काम करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर एक का एक यूनिक सिग्नेचर हो, और यूनिक सिग्नेचर होता है हर एक EXE का, हर एक PE का, हर एक फाइल का एक नया सिग्नेचर, एक न्यू यूनिक सिग्नेचर होता है हमेशा, राइट। अब यहाँ पर क्या इसका सिग्नेचर इसका अलग है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके, यहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते थे इसको, या फिर इसके प्रोसेस फाइल्स को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आप इसके बारे में आप इसके बारे कॉपी कर सकते हो, इसके यहाँ पर इसकी रिपोर्ट बना सकते हो पूरी की पूरी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो इसको, और यहाँ से जो है आप इस तरीके से देख सकते हो, लाइक इसका ये सारी चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। फाइल एट्रीब्यूट है, एक्सटेंशन इसका EXE है, फाइल साइज क्या है, कब इसको क्रिएट किया गया था, कब इसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। एंट्री मॉडिफाइड डेट टाइम सब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें आप जो है एक स्टैटिक एनालिसिस की मदद से सिंपल सा पता लगा पाते हो। इसकी रिपोर्ट आप बना सकते हो, इसको भेजना चाहते हो, हर एक आइटम की आप यहाँ पर एक रिपोर्ट बना सकते हो। रिपोर्ट बनाने के बाद आप उसको भेज सकते हो जिसको भी आप भेजना चाहते हो। तो ये हो गया आपका सिंपल सा करने के लिए, ठीक है। ये आपकी रिपोर्ट बन के आप देख सकते हो, ये पूरी रिपोर्ट बन के आप यहाँ पे इसको भेज सकते हो सेव करके। इसको यहाँ पे आप नाम वगैरह अपना चेंज कर सकते हो, क्रिएटेड बाय जो भी आपका नाम है। ये चीज़ है। अब इसको मैं बंद करता हूँ। अब और एक और अगर अपने को करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, एक मेरे पास एक और चीज़ है जिससे हम और भी डिटेल्स अगर इसकी निकालना चाहें। बेसिकली हम लोग करते क्या कि डिटेल्स निकालते हैं, उसकी जितनी हो सके उतने आपने डिटेल्स निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर एक P स्टूडियो मैंने रखा हुआ है। P स्टूडियो हमारे काम आता है काफ़ी हद तक स्टैटिक एनालिसिस करने में। बहुत हद तक इसकी जो स्ट्रिंग्स वगैरह रहती हैं, जो इसके जो इसमें बाकी चीज़ें रहती हैं, इसके रिसोर्सेज हैं, जो इसमें XML हैं, अगर कोई रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, तो वो सब चीज़ें हम जो हैं इस P स्टूडियो की मदद से जो है निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो इसको हम लोग रन कर देते हैं डबल क्लिक करके, और इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आपने क्या करना है, इसको गूगल से यहाँ कैसे डाउनलोड कर लेना है और डबल क्लिक करना, तो ये रन हो जाएगा। इस तरीके का इसका कुछ इंटरफेस है। सिंपली आपने क्या करना है, बैक जाना है, और जो भी आपका EXE जिसे भी आप करना चाहते हो उसमें आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो चाहो तो, आपकी इच्छा है। या तो आप चाहो तो इसमें इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये डबल हो गया, इसको बंद कर देते हैं, सिंगल रखते हैं। तो ये आपका सिंपल वाला है। तो सिंपल इसको हम अगर डालें, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा सब चीज़ें को निकालने में, ठीक है। यहाँ पर ये वेट दिखा रहा है। जितना बड़ा प्रोग्राम आपका होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे CPU 32 बिट है। सब सिस्टम GUI यानी कि GUI इंटरफेस इसका
इस EXE का है। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब जो EXE होता है इसमें भी अलग अलग तरह तरीके की आपकी चीज़ें होती है। आपका PE.LDW होता है, आपका MS DOS अलग होता है। अब इसमें क्या है, आपका इंडिकेटर्स जो मेन चीज़ है और आपका स्ट्रिंग्स जो है मेन चीज़ है। स्ट्रिंग्स और ये, अब अगर मान के चलो आपने डॉस हेडर देखो, डॉस हेडर में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ इसके सिग्नेचर्स दिखाई देंगे, MD5 एंट्रोपी आपको दिखाई देगा। ठीक है, डॉस टब में जाओगे तब भी आपको इतना कुछ यूनिक आपको नहीं दिखाई देगा, बट मैसेज जो है इसका वो दिखाई देगा कि ये जो प्रोग्राम है ये डॉस मोड में चलेगा, कैन बी रन इन डॉस मोड। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिली। इसके फाइल हेडर आप लोग देख सकते हो, ये भी सब इसके कंपाइलर स्टैंप है, यानी कि जब आप किसी फाइल को बनाते हो, क्रिएट करते हो, उसके ऊपर कंपाइलर स्टैंप लगता है जो बताता है कि ये किस समय क्रिएट किया गया था, सब कुछ। कितने बाइट का है ऑप्शनल हेडर इसका, सिग्नेचर कौन सा है, पीस है, मशीन इंटेल पे है, इंटेल पे चलेगा जो इंटेल प्रोसेसर्स है, और प्रोसेसर 32 टाइप है, ट्रू बता रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। क्या इसमें इमेज है, कोई इमेज इसके अंदर कोई इमेज नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर कोई इमेज नहीं है। और यहाँ पे डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है, इसके अंदर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर डिटेलिंग वगैरह और वैल्यूज़ दे रखी है यहाँ पर। साथ साथ में इसके ऑफसेट वगैरह भी यहाँ पर दिख रहे हैं अपने को, साथ साथ में इसके ऑफसेट भी हम लोग देख पा रहे हैं कि किस ऑफसेट में क्या डेटा है, राइट, इमेज बाउंडेशन है कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप स्टैटिक एनालिसिस में निकाल पाते हो। और इवन आप इसके डायरेक्टरीज़ देख सकते हो, कौन कौन से डायरेक्टरीज़ हैं, इसके एक्सपोर्ट टेबल, इसके रिलोकेशन, इसके मेटा डेटा। इसके सेक्शंस में जाओगे तो इसका आपको और प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी इसकी, कि एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं है, राइटेबल है कि नहीं है, और अनरीडेबल है कि, जो भी चीज़ें इसकी वैल्यूज़ है उसी मुताबिक। ये इसके सेक्शंस होते हैं बेसिकली, .text.resource.relocate, ये इसके सेक्शंस होते हैं, और उनकी डिटेल्स यहाँ पर ऑफसेट के साथ हमें दी गई है विद सिग्नेचर एंड ऑल दैट, एंट्रोपी। लाइब्रेरीज़ की बात करें तो कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ यहाँ पे यूज़ हुई हैं, जैसे यहाँ पे MS Core.dll यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आप इंटरनेट पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि MS Core.dll किस काम के लिए यहाँ पर यूज़ होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये किस काम के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर इसका आ गया कि ये Microsoft.NET फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, राइट, जो कि क्या करता है बेसिकली जितने भी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन, लाइक गेट सिस्टम OS, गेट सिस्टम इन्फो, यानी कि सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, पाथ वगैरह निकालने के लिए, उस सब चीज़ों के लिए हम, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। अकेले एक ऐसी फाइल जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब इसके बाद ये इंपोर्ट यहाँ पर आ गया। अब जैसे हम लोग स्ट्रिंग्स में आते हो, सो इफ़ आई गो टू स्ट्रिंग एंड यहाँ पर जो स्ट्रिंग के रेफरेंसेस, हमारी जो मेन चीज़ है, हम किसी मालवेयर को एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक URL पैटर्न दिखाई दे रहा है। URL पैटर्न है ये, और यहाँ पर देखो यहाँ पे इसका IP एड्रेस दे रखा है, और यहाँ पर अगर आप देखो प्रोसेसेस है, कनेक्ट है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जो अटैकर का IP एड्रेस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जो अटैकर है, जो हमारे सिस्टम से इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रहा है, उसका IP हम लोग यहाँ पर। तो आप लोग पूछते हो कई बार कि यार सर हम ट्रेस किस तरीके से करें, सर हैकर को ट्रेस कैसे किया जाता है। जब तक आपको सिस्टम के इन एंड आउट नहीं पता है आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर 192.1 का हमको पूरा IP एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप इसे ट्रेस कर पाओगे यहाँ से। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर यूटिलिटी आ रखी है cmd.exe, और यहाँ पर एक और जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक यूटिलिटी यूज़ की है जो कमांड है एक सिंपल सी, जो कि CMD में चलाई जाती है। इस कमांड के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं नेट सच फायरफॉल ऐड अलॉट प्रोग्राम, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोग्राम में ये क्या करेगा, एक CMD में जाएगा और अपने आप को एज अलाउड प्रोग्राम कर देगा। अलाउड प्रोग्राम का मतलब क्या है कि वो फायरवॉल में जाएगा और वहाँ पर जाकर अपने आप को ये दिखा देगा कि मैं एक सही प्रोग्राम हूँ, मुझे अलाउ किया जाए सिस्टम के अंदर रन करने के लिए, अपनी जो भी मैं काम करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे अलाउ किया जाए फायरवॉल के द्वारा। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है चल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो वायर शार्क है, यानी कि वायर शार्क, प्रोसेस हैकर, ऐसी चीज़ें जहाँ पर यूज़ हो रही होंगी वहाँ पर ये अपने आप को ना चलाए, ठीक है। तो अगर आप इसे किसी ऐसे इन्वायरमेंट, जब हम इस पर डायनेमिक एनालिसिस करेंगे, तो अगर हम प्रोसेस हैकर और वहाँ पर कुछ चलाएंगे तो ये अपने आप को चलने नहीं देगा, चलेगा नहीं, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगा अपने आप को। तो डायनेमिक एनालिसिस के द्वारा हमारे पास कुछ हाथ में नहीं आने वाला। तो इस तरह का मालवेयर जो है यहाँ पर ये है। और अगर हम बात करें यहाँ पर और भी डिटेल्स निकालें, तो यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेशन निकल आ रही है यहाँ पर। तो ये बेसिकली क्या क्या चीज़ें निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेटवर्किंग का भी यहाँ पर अपने को दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर हमारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। डिस्प्ले नेम का मतलब क्या है, हमारे स्क्रीन को ये देख सकता है बंदा, वो जो अटैकर है। हमारे उसकी जो है कॉपी पेस्ट जो हमने कर रहा क्लिपबोर्ड कॉपी, वो निकाल सकता है। मेमोरी में से स्ट्रीम कर सकता है। और देखो कीबोर्ड का स्टेट, यानी कि की लॉगर भी एज ए की लॉगर भी काम कर रहा है ये,
ठीक है। तो जो भी हम टाइप करेंगे वो अटैकर के पास चला जाता रहेगा। दूसरी चीज़ है गेट प्रोसेस बाय नेम, स्लीप, ठीक है, और सिस्टम वेरिएबल को निकालना, ठीक है, ऐसी चीज़ें वो कर पाएगा। हमारे कंप्यूटर का नाम क्या है इस समय वो निकाल पाएगा, और हम क्या कर रहे हैं अभी वो निकाल पाएगा, हम कौन से फ़ोल्डर पे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो निकाल पाएगा। सो अपने आप में ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है बेसिकली एक रैट के अंदर, एक रिमोट एक्सेस ट्रोजान के अंदर। तो इस फाइल को हमने ये देख के समझ लिया, सिर्फ़ और सिर्फ हमने देख को समझ लिया इसको, कि हम किस तरीके से एक फ़ाइल के स्ट्रिंग को देखकर और उसके ऊपर स्टैटिक एनालिसिस कर हम ये पता लगा पा रहे हैं कि एक्चुअल में वो किस टाइप की फ़ाइल है या उसका इंटेंशन क्या है। तो ये एक तरीका है कि हम किस तरीके से सिर्फ फ़ाइल के चीज़ों को देखकर, उसके रिसोर्सेज को देखकर, उसके ऊपर स्टैटिक एनालिसिस कर ये पता लगा पाए कि वो फ़ाइल टाइप करना क्या चाह रहा है, या फिर जिसने वो बनाया उसका इंटेंशन क्या है। यहाँ मेरे को शैल भी दिखाई दे रहा है, यानी कि वो शैल एक्सेस ले सकता है और डिलीट कर सकता है, कुछ हमारी चीज़ें चेंज कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, हमारे उसमें कुछ राइट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है हमसे। ओके, तो इस तरह की चीज़ें वो कर पाएगा। आपको फंसाया जा सकता है, आप अगर इस तरह का मालवेयर एनालिसिस अगर आपको नहीं पता तो मतलब बेसिकली आपके उसमें कंप्यूटर में इस तरह का मालवेयर वो सेंड करके आपको वो क्या कर सकता है, आपको फंसा सकता है। आपके उसमें वो आपके उसमें कंप्यूटर में वो चीज़ रिप्लेस कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके कंप्यूटर में क्या है कि कोई भी चीज़ रिप्लेस की जा सकती है, कोई ऐसी फ़ाइल रखी जा सकती है जो कि आपके कंप्यूटर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके कंप्यूटर में वो पाई जाती है तो आपको फंसाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की जा सकती है। तो अगर आप किसी इन्वेस्टिगेटर को बुलाओगे, इन्वेस्टिगेटर आएगा आपके उसमें, तब भी वही बता सकता है, जिनको इन चीज़ों का नॉलेज है वही बता सकता है कि आपने वो काम किया है या फिर आपके सिस्टम में किसी ने करवा दिया। तो ये चीज़ें इस तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो करने वाली है, लाइक दूसरी जो चीज़ है, आज हमने ये सब सीखा, ठीक है। हम अगली नेक्स्ट सीरीज़ में क्या देखेंगे कि कई बार क्या होता है हमारे पास इस तरीके की फाइल्स भी आ जाती हैं जो कि ऑफस्केटेड होती हैं, जिनके अंदर कुछ आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, या फिर वहाँ पर आपको जो है ऑफस्केटेड का मतलब क्या होता है, बेसिकली उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। जितने भी रेफरेंसेज हैं वो सब जो है इनक्रिप्ट कर दिए जाते हैं। तो आप उनमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है नहीं देख पाओगे। तो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है एक, तो मैं इसको रन कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर एक और फाइल है जो कि नॉट सिंपल है, यानी कि ये इनक्रिप्टेड फाइल्स मैंने बनाई है इसको। तो ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे सब कुछ नहीं मिलने वाला। जो पिछली वाली जो फाइल थी जिसमें आपको सब कुछ डायरेक्टली मिल रहा था, बट अभी जिसके ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इसमें अगर आप देखो तो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा सबके लिए, ये प्रोसेस कर रहा है अभी। ये इसका एंट्री पॉइंट भी निकल के आ रहा है। एंट्री पॉइंट यानी कि जो मेन जो सिस्टम जहाँ से स्टार्ट होता है वो एंट्री पॉइंट होता है। सिग्नेचर इसका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C# में इसको बनाया गया है। यहाँ पर देखो इसके स्ट्रिंग की जो संख्या है, जो स्ट्रिंग का जो नंबर है वहाँ पर बहुत बढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखो स्ट्रिंग 1027 है, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको IP एड्रेस नहीं मिल रहा, आपको कुछ नहीं मिल रहा। और थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इस तरीके की दिखाई देंगी, लाइक जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर ABCD इस तरह। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसको इनक्रिप्ट कर दिया गया है। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आप डायरेक्टरीज़ इसकी मिसिंग है, जबकि वहाँ पर हम लोग डायरेक्टरीज़ को देख पा रहे थे। अब डायरेक्टरीज़ क्यों मिसिंग है? क्योंकि उन सबको जो है इनक्रिप्ट कर दिया गया। तो जो इनक्रिप्ट कर देगा उसकी डायरेक्टरीज़ भी आप नहीं रिसीव कर पाओगे, है ना। तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पर इस तरीके से जबरिश मोड में लिखी गई है, आप इसे रीड आउट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली हमारा स्टैटिक एनालिसिस के अंदर रहता है। आई होप कि आपको आज काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और आने वाली वीडियोस के लिए वेट कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं और वीडियोस को पंप आउट करूँ, और बहुत सारे मेरे पास टॉपिक्स हैं जिनको लेकर वीडियोस बनानी बाकी है, लेकिन टाइम मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि मैं फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे और भी काम रहते हैं। सो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए बहुत कम टाइम मैं निकाल पाता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू पुश आउट, आई एम ट्राइंग टू पंप आउट एज मच एज़ आई कैन। सो आई होप कि आपको सिर्फ इस वीडियो से भी काफ़ी कुछ मिला होगा। मैं चाहूँगा कि आप इन सभी चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे एनालाइज़ करो, और आप खुद के एक वर्चुअल एनवायरनमेंट सिस्टम बनाकर आप इसे मेन सिस्टम में कभी मत करो। इन सब चीज़ों को स्टैटिक एनालिसिस वैसे की जा सकती है मेन सिस्टम के, कोई इतना दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको नहीं पता कि इन एंड आउट क्या है, यानी आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, क्या इसमें कर रहे हो, तो अगर आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ इसे अपने मेन सिस्टम में ना करें। इवन वो स्टैटिक एनालिसिस हो, चाहे वो आपका डायनेमिक एनालिसिस हो, कोशिश करें कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के एक अलग एनवायरनमेंट बना के उसके में करो, ताकि आपकी चीज़ें सेफ़ रहे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना आए। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो।
मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग GCS यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, गुड बाय।